चुनाव तो 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं। और हो भी क्यों ना, सियासी तौर पर यूपी सबसे महत्वपूर्ण सूबा है। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें। यही वजह है कि यूपी को फतह करना सियासी रूप से सबसे मुश्किल माना जाता है। यूपी को जीतने के लिए जातीय समीकरण साधने होते हैं। जाति और उपजाति में बटे समाज को साथ लाना होता है। 2017 में तो बीजेपी की ऐसी लहर थी कि सारे सियासी समीकरण धरे के धरे रह गए। लेकिन क्या बीजेपी इतिहास को दोहरा पाएगी, या बीजेपी को रोकने के लिए दूसरी पार्टियां क्या जातीय गणित बैठा रही हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। रक्ष संसार रक्षा विधो दक्ष का। तो आखिरकार राजनीतिक रूप से देश के सबसे बड़े और सबसे अहम सूबे में चुनावी शंखनाद का ऐलान हो गया है। लोकसभा इलेक्शन के बाद जिस राज्य के चुनाव पर सबकी नजर रहती है, उस राज्य यानी उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा। 10 फरवरी से 7 मार्च तक वोटिंग होगी और 10 मार्च को नतीजों का ऐलान होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 10 मार्च को किसके सिर सजेगा यूपी के मुख्यमंत्री का ताज। मुख्यमंत्री पद की रेस में फिलहाल 3 ही नेता हैं। पहले हैं मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरे हैं अखिलेश यादव और तीसरी हैं मायावती। मार्च को मुख्यमंत्री बनने के लिए ये तीनों ही नेता जी जान से मेहनत करने में जुटे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जो उत्तर प्रदेश के जातिगत आंकड़ों को सफलतापूर्वक साध पाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव जीतने के लिए कास्ट इक्वेशन यानी जातिगत समीकरण दुरुस्त करने होते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जातिगत समीकरण ठीक किए, साथ में दूसरी पार्टियों के जातिगत वोट बैंक में सेंध भी लगाई। जातियों के आधार पर वोट करने वाले हिंदू समाज को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी से जोड़ा, साथ में यूपी में जो वोटिंग पैटर्न कई दशक से चला आ रहा था उससे तोड़ा। यही वजह है कि 325 सीट जीतकर बीजेपी ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। देश में यूपी और बिहार ही ऐसे राज्य हैं जहां चुनावी कामयाबी पाने के लिए कास्ट इक्वेशन यानी जातीय समीकरणों को साधना होता है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने न सिर्फ जातीय समीकरण सही बिठाए, बल्कि दूसरी पार्टियों के जातिगत वोट बैंक में भी सेंध लगाई। जाति के नाम पर वोट करने वाले हिंदू समाज को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी से जोड़ा। यूपी की राजनीति में कई दशक से जारी वोटिंग पैटर्न को तोड़ा। इसलिए पार्टी को 325 सीटों के साथ ऐतिहासिक बहुमत मिला। अब सवाल यह है कि 2022 के चुनाव में क्या होगा? ब्राह्मण वोट किधर जाएंगे? क्या ओबीसी वोट एक बार फिर पिछड़ा और अति पिछड़ा में बटेगा? क्या 2017 की तरह यादव और गैर यादव पिछड़ा वर्ग का वोटिंग पैटर्न अलग होगा? क्या एक बार फिर मायावती की पार्टी दलितों में सिर्फ जाटव वोटों तक ही सीमित रह जाएगी? सवाल बड़े हैं, इसलिए इनका जवाब विस्तार में जानना जरूरी है। हम एक एक करके आपको यूपी के जातीय समीकरण और उनकी संभावित पसंद के बारे में बताते हैं। ब्राह्मणों का आशीर्वाद किसे? यूपी की सियासत में कई दशकों बाद ऐसा हो रहा है जब सभी बड़ी सियासी पार्टियां ब्राह्मण वोटों को लुभाने में जुटी हैं। यूपी में ब्राह्मण वोटरों की तादाद करीब 12% है और भूमिहारों को भी मिला दें तो यह संख्या 16% तक हो जाती है। राम मंदिर आंदोलन के बाद से यह माना जाता रहा है कि ब्राह्मणों का वोट बीजेपी के खाते में जाता है, लेकिन 2007 में मायावती को बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों के वोट मिले थे और उन्होंने सरकार बनाई थी। इस बार भी समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने ब्राह्मण वोटों से ही उम्मीद लगा रखी है। ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने के लिए ये पार्टियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगाती रही हैं कि योगी राज में सिर्फ उन्हीं की जाति यानी ठाकुरों का बोलबाला रहा, ब्राह्मणों की कद्र नहीं हुई है। यही वजह है कि ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बीएसपी और समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। समाजवादी पार्टी तो एक कदम आगे बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी अलग अलग शहरों में भगवान परशुराम की
प्रतिमा लगवा रही है। 3 जनवरी को अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पास भगवान परशुराम की 7 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। अखिलेश ने कहा कि परशुराम जी का आशीर्वाद उनके साथ है और इस बार समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। यहाँ हमने देखा कि बहुत सारे नारे लिखे हुए हैं कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, अखिलेश जी की सरकार बनाएगा। ये देखिए, ये कार्यकर्ता और वहाँ के लोग नारा बनाते हैं और मुझे खुशी है कि अगर इस तरह का नारा बना है, अगर ये नारा बना है तो कहीं न कहीं इस नारे के मकसद के पीछे समर्थन होगा और उस समाज के लोग समर्थन देना चाहते हैं और अगर समर्थन ही लोकतंत्र में मिल जाए तो उससे बड़ी जीत क्या हो सकती है। तो ब्राह्मण भी आएंगे समाजवादी पार्टी में? सवाल ये नहीं है। जिस समय समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई थी, ब्रह्मा संघ त्रिपाठी मंत्री थे, स्पीकर हमारे माता प्रसाद पांडे थी। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनका जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। कांग्रेस ने गांधी परिवार के नाम पर ब्राह्मण वोटरों का साथ मिलने की उम्मीद लगा रखी है, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार खुद ब्राह्मण है। लेकिन इस बार बीजेपी के भीतर ब्राह्मण वोटरों को लेकर थोड़ा डर है। 2017 में ब्राह्मणों ने बीजेपी को ही वोट दिया था। मौजूदा विधानसभा में कुल 58 ब्राह्मण विधायक हैं। बीजेपी के 46, बीएसपी के 3, एसपी के 3, निर्दलीय 2, अपना दल के 1, कांग्रेस का 1 विधायक ब्राह्मण है। इतना ही नहीं, योगी सरकार में 10 ब्राह्मण मंत्री हैं। फिर भी बीजेपी इस बार ब्राह्मण वोटरों को लेकर कोई चांस नहीं लेना चाहती। इसलिए पहले जितिन प्रसाद को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल करवाया गया, उन्हें योगी सरकार में मंत्री बनवाया। यही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता में एक ब्राह्मण कमेटी भी बनाई जो घर घर जाकर ब्राह्मणों को मनाने का काम करेगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के भगवान परशुराम प्रेम का जवाब बीजेपी उसी अंदाज में दे रही है। बीजेपी ने भी लखनऊ में परशुराम की प्रतिमा लगाई। ये प्रतिमा प्रयागराज से बीजेपी की सांसद और बीजेपी की ब्राह्मण नेता रीता बहुगुणा जोशी के बेटे ने लगवाई। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का परशुराम प्रेम चुनावी है, जबकि बीजेपी ने हमेशा इनको सम्मान दिया है, फिर चाहे वो भगवान राम हो या भगवान परशुराम। भारतीय जनता पार्टी सब समाज की बात करती है। अभी आपने देखा कि हम लोगों ने अनुसूचित जाति का, पिछड़ों का, वैश्यों का, क्षत्रियों का और ब्राह्मणों के बीच में भी संवाद स्थापित कर रहे हैं। लोकतंत्र में संवाद सबसे बड़ा विषय होता है। 16% ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश में और हमेशा अग्रणी भूमिका में रहे राजनीतिक रूप से, तो और समाज की चेतना भी सबसे ज्यादा उन्हीं की है। देखिए, वो उनका तो चुनावी स्टंट है, क्योंकि जब भी सत्ता में आए ना उन्होंने धार्मिक स्थलों के लिए, ना उन्होंने महापुरुषों के लिए और ना ही सर्व जातीय काम किया। एक जाति को आगे बढ़ाकर और सब कुछ उसको देने का प्रयास किया, तभी उनकी स्थिति ये रही कि वो गिरकर 47 सीटों पर विधानसभा में आए। यूपी में इस बार जिस तरह ब्राह्मण वोटरों के लिए मारामारी मची है, उससे ऐसा लग रहा है कि सभी राजनीतिक दल ये मानकर चल रहे हैं कि ब्राह्मणों ने अभी इस बात का मन नहीं बनाया है कि किसे वोट देना है। हालांकि सबकी अपनी अपनी डिमांड है। चुनाव के मौके पर जैसे अभी अखिलेश यादव भी गए थे, भगवान परशुराम की मूर्ति में पूजा अर्चना की। आज यहाँ बीजेपी के उप मुख्यमंत्री से लेके जो बाकी ब्राह्मण मंत्री, एमएलसी, एमएलए आए। जी हाँ। तो चुनाव में इसका कुछ असर पड़ेगा? ब्राह्मण वोट इन पार्टियों के पास जाएगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। हमारा तो पूरा क्षेत्र, हर जाति का व्यक्ति यदि भगवान परशुराम की जन्मस्थली को जलालाबाद के स्थान पर परशुरामपुरी घोषित कर दिया जाए तो पूरा क्षेत्र, सारे वर्ण, समस्त चारों वर्ण भगवान परशुराम जी के नाम पर अपनी सरकार को वोट करेंगे। पिछड़े वर्ग की पहली पसंद कौन? यूपी में सत्ता की चाबी ओबीसी वोटर के पास ही है, लेकिन मुश्किल यह है कि ब्राह्मण, दलित और मुस्लिमों की तरह पिछड़ा वर्ग के वोटर कभी भी एक साथ एक पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करते। यानी ओबीसी को किसी खास पार्टी का वोट बैंक कहना मुश्किल है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ओबीसी में भी बहुत सारी सब कास्ट हैं, यानी अलग अलग जातीय समूह हैं और सबकी प्राथमिकताएं अलग अलग हैं। 1931 के बाद से ओबीसी वर्ग की अलग से जनगणना नहीं हुई। अब ओबीसी समाज से जुड़े लोग अपनी अपनी जाति की अलग जनगणना की मांग कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अगली सेंसस में भी जातीय जनगणना नहीं होगी, लेकिन विधानसभा चुनाव में जातीय जनगणना बड़ा मुद्दा बन सकती है। 2001 की सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 54% ओबीसी आबादी है।
लेकिन बीजेपी जातीय जनगणना को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं नजर आती, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि ओबीसी वोटर कभी एक मुद्दे पर वोट नहीं करता। उत्तर प्रदेश पिछड़ा आयोग के डेटा के मुताबिक यूपी में अब तक कुल 79 जातियां ओबीसी में शामिल हैं। 70 अन्य जातियों ने खुद को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए आयोग के पास आवेदन किया है। ओबीसी की इन 70 जातियों में यादवों की आबादी सबसे ज्यादा 21.1% है, यानी 70 जातियों में सिर्फ यादव जाति का हिस्सा करीब 20% है। और इस ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण की बात हो तो फिर उसका फायदा यादव समाज अपनी जनसंख्या की तुलना में बहुत ज्यादा उठाता है, और यही मुद्दा ओबीसी मतदाताओं के वोटिंग पैटर्न को काफी हद तक प्रभावित करता है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इसी मुद्दे के सहारे ओबीसी वोटर्स में सेंध लगाई थी। पिछले चुनाव में क्या हुआ था और अगले महीने से यूपी में होने वाले वोटिंग में क्या हो सकता है, इस पर चर्चा करने से पहले देख लेते हैं ओबीसी वर्ग में किस जाति की कितनी संख्या है। सबसे ज्यादा आबादी तो यादवों की है। ओबीसी में यादवों की संख्या 21.1%, कुर्मी 7.5%, लोध 4.9%, गणरिया पाल 4.4%, निषाद मल्लाह 4.3%, तेली शाहू 4%, जाट 3.6%, कुम्हार प्रजापति 3.4%, कहार कश्यप 3.3%, कुशवाहा शाक्य 3.2%, नाई 3%, राजभर 2.4% हैं, गुर्जर 2.12% हैं। अब आप ही सोचिए, जो मतदाता वर्ग किसी प्रदेश की आबादी में आधी के करीब हिस्सेदारी रखता हो, उसके समर्थन के बिना कोई राजनीतिक दल सत्ता में काबिज होने की कैसे सोच सकता है। अब सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश का ओबीसी वर्ग वोट किसको करता है। इसका जवाब ये है, 90% से ज्यादा यादव समाज समाजवादी पार्टी को वोट करता है। बीजेपी भी इस बात को जानती है, इसलिए 2017 के चुनाव में उसने गैर यादव ओबीसी वोटर्स पर ध्यान दिया और कामयाबी हासिल की। अलग अलग ओबीसी समाज के नेताओं को अपने साथ मिलाया, जैसे कि पूर्वी यूपी की करीब 100 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव रखने वाले राजभर समाज के ओम प्रकाश राजभर पिछली बार बीजेपी के साथ थे, लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस बार अखिलेश यादव के साथ हैं, और वो अभी से अखिलेश यादव को यूपी का भावी मुख्यमंत्री कहने लगे हैं। माननीय भावी मुख्यमंत्री जी बगल में है, ऐसे ही 2022 के बाद बगलिए में रहा। 300 यूनिट बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी से देख रहा है। गरीबों का इलाज फ्री में होगा, और प्रदेश में जो नफरत की राजनीति हो रही, उस नफरत की राजनीति को खत्म करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। बीजेपी के लिए इस बार पूर्वी उत्तर प्रदेश बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन टूटने के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कामयाबी तो मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में हालात मुश्किल साबित हो सकते हैं। इसलिए बीजेपी ने राजभर समाज के वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए एक बड़ा दांव चला। योगी सरकार ने राजभर समाज के सबसे बड़े प्रतीक माने जाने वाले राजा सुहेल देव के नाम पर आजमगढ़ में एक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। अभी हम लोगों ने प्रदेश में कुछ विश्वविद्यालय बनाए। आजमगढ़ में हम विश्वविद्यालय बना रहे हैं महाराज सुहेल देव के नाम पे। महाराज सुहेल देव 11वीं सदी में पैदा हुए थे, बड़े पराक्रमी राजा थे, और उस समय उन्होंने विदेशी आक्रांताओं की कुटिलता को पहचाना था। सालार मसूद को पूरी सेना के साथ कुचलने का कार्य अगर किसी ने किया था, महाराज सुहेल देव ने किया था। 1000 वर्षों तक कोई उनका नाम, यानी उनका नाम नहीं लेता था, उनके अनुयायियों को वोट बैंक के रूप में उपयोग करते थे। हमने महाराज सुहेल देव के नाम पर आज विश्वविद्यालय का निर्माण हम लोग आजमगढ़ में कर रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज का निर्माण हम बहराइच में कर चुके हैं, और उनका भव्य स्मारक बहराइच में हमारी सरकार बना रही है। बीजेपी को अगर अब भी ओबीसी वोटर्स पर भरोसा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में इस वर्ग के मतदाताओं ने बीजेपी को काफी सपोर्ट किया। एक सर्वे के मुताबिक 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यादव, कुर्मी
और जाट को छोड़कर ओबीसी में शामिल अन्य जातियों के 60% मतदाताओं ने बीजेपी को वोट किया। बात अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की करें तो ओबीसी वर्ग के 47% मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया। समाजवादी पार्टी को 29%, जिसमें से करीब 20% तो यादव ही थे, और बीएसपी को ओबीसी के 9% वोट मिले थे। यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ छोड़ने के बावजूद बीजेपी को लगता है कि ओबीसी मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग उसके साथ रहेगा। गैर यादव पिछड़े वर्ग के नेताओं को बीजेपी ने अपने साथ रखा है। शाक्य समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो अपना दल की अनुप्रिया पटेल के सहारे कुर्मी वोटरों को साथ रखने में अब तक कामयाबी मिली है। निषाद और मल्लाह समाज की जिम्मेदारी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के पास है। संजय निषाद ने तो चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही अपने प्रचार का कार्यक्रम भी क्लियर कर दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी ही ऐसा राम राज्य ला सकती है जिसमें सभी वर्ग के लोग एक साथ विकास कर सके। 13 जनवरी को आज फैजाबाद में, इलाहाबाद हो चुका, गोरखपुर हो चुका और क्षेत्रों में हो चुका। 13 जनवरी 2021 का संकल्प दिवस फैजाबाद के उस ऐतिहासिक जगह पर जहां कभी एक गुरुकुल हुआ करता था, एक गुरुकुल, हर गुरुकुल में एक कुल के लोग पढ़ते थे, लेकिन अयोध्या में एक ऐसा गुरुकुल था जिसमें 2 कुल के लोग पढ़ते थे, एक रघुकुल और एक निषाद राज कुल के, जिस रामराज आया था उसमें फिर से पूरे प्रदेश के निषाद पार्टी के निर्बल शोषित हमारा आमदल के सभी कार्यकर्ता उस गुरुकुल में पढ़ने आ रहे हैं कि फिर से ऐसी राजनीति हो, ऐसा लोकतंत्र की स्थापना जो हुई है उसकी फिर से ऐसे लोग चुन के जाएं उत्तर प्रदेश की इस अदालत में, जहां से उस संविधान के पूरे पन्ने को सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लिए चुना जा सके। संजय निषाद फिलहाल हर वो बात कह रहे हैं जो बीजेपी को अच्छी लग रही है। इसके साथ साथ वो समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। वो उन घटनाओं की याद दिला रहे हैं जब केंद्र में कांग्रेस की और यूपी में बीएसपी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी और निषाद समाज के लोगों पर अत्याचार हुए थे। ये बोले तो बोले जिसके 72 छेद हो, ऐसे लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता है कि अगर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, निषादों के साथ ऐसा हुआ। तो मैं इस पीसी के माध्यम से अपने इस समुदाय जो 578 जातियां, उन्हें हम एक आगाह करता हूं कि इनके कांग्रेस के विश्वासघात को मत भूलो कि जिन्होंने तुम्हारी फाइल को गायब करा दी। उस अंथा समय रंगेर कमेटी की रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया। 8 घंटे 16 मिनट बहस कराया था, मीरा कुमारी ने उसको कूड़ेदान में डाल दिया। भारत समाजवादी पार्टी ने ऐसा काम किया कि आरक्षण के मुद्दे पर मैं एक आवाज उठा रहा था। संत कबीर नगर में, कसरवल में रेल पर जो केंद्र सरकार की जमीन होती है, वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 घंटे के अंदर गोली चलवा दी, मेरा एक भाई मारा गया, 37 लोग जेल में गए, उन्हें पिटाई हुई, 302 का फर्जी मुकदमे दाखिल हुए। संत कबीर नगर की महिलाओं के ऊपर तांडव हुआ, नंगे नाच करके उन्हें नंगा करके पीटा गया, बच्चों को कान बहरे हो गए, उन्हें 1 महीना खाने नहीं दिया गया। आज आरक्षण की आवाज उठाने पर 60 गाड़ियां हमारी जला दी गई। 1 साल तक हम लोग किस तरीके से बदल रहे, तो आज उनकी जुबान से शोभा नहीं देता है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। जब उनके इस देश में 30 साल से हुकूमत थी सपा और बसपा की, तो इन जातियों के लिए तब नहीं याद आया आरक्षण की हम देंगे। आज नहीं याद आया निषाद राज का हम मूर्ति लगाएंगे, तब नहीं याद आया फूलन देवी की मूर्ति लगाएंगे। यूपी में इस बार के चुनाव में जाट वोटर भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। 2013 के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों की वजह से जाट समाज का समाजवादी पार्टी से मोह भंग हुआ। दंगों में आजम खान के रोल पर सवाल उठे तो जाट वोटर बीजेपी की तरफ मुड़ गए। 2014 के चुनाव में तो 77% जाट मतदाताओं ने बीजेपी को वोट किया। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी जाट और गुर्जर वोट बीजेपी के साथ रहे। वेस्ट यूपी के 136 विधानसभा सीटों में से 109 सीटों पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। यही ट्रेंड 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा। एसपी, बीएसपी और आरएलडी के गठबंधन के बावजूद बीजेपी को वेस्ट यूपी की 27 में से 19 सीटें मिली। लेकिन 2020 में शुरू हुए किसान आंदोलन के बाद तस्वीर थोड़ी बदली है। इस किसान आंदोलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राकेश टिकैत तो किसान आंदोलन के बड़े नेता बनकर उभरे और वो साफ साफ कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। अखिलेश ने भी अपने लिए मौका देखते हुए राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी से गठबंधन किया है और दोनों नेता दावा कर रहे हैं कि इस चुनाव में किसानों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा।
उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ कर के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है। अब भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। इन्हीं तारीखों के लिए जनता इंतजार कर रही थी, किसान इंतजार कर रहा था, व्यापारी इंतजार कर रहा था, नौजवान इंतजार कर रहा था। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। हालांकि मोदी सरकार ने दिसंबर 2021 में ही किसानों की मांगे मानकर उनका गुस्सा कम करने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि 8 साल यानी 2014 के बाद से पहली बार उसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी डगर मुश्किल साबित हो सकती है। इसलिए जाटों को लुभाने के लिए बीजेपी की तरफ से कोशिशें जारी है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने जाट आइकन राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया। देश की आजादी के दौरान 1915 में जब ये देश गुलाम था, तब भारत की एक अंतरिम सरकार का गठन अफगानिस्तान में रहकर करने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह ये जाट आइकॉन थे। और इन्होंने उस कालखंड में भारत की अंतरिम सरकार का गठन करके भारत की स्वाधीनता का बिगुल फूंका था। उनके नाम पर विश्वविद्यालय, कहते हैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लिए ज्यादातर लैंड उन्होंने दी थी। एक भी शिलापट अलीगढ़ विश्वविद्यालय में उनके नाम का नहीं है। लेकिन महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना हमारी सरकार ने अलीगढ़ में हम करने जा रहे हैं। ऐसे ही काकोरी कांड के जितने हीरो हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, इन सबके स्मारक को एक म्यूजियम के रूप में हम लोगों ने शाहजहांपुर में स्थापित किया है। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि किसान आंदोलन के दौरान पार्टी को लेकर वेस्ट यूपी के किसान और जाट समाज के लोगों के मन में जो भी नाराजगी होगी वो दूर हो जाएगी और जाट वोटर एक बार फिर उसे उसी तरह से सपोर्ट करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं। बीजेपी की चिंता दलित वोटरों को लेकर है, क्योंकि इस बार वेस्ट यूपी में भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर उर्फ रावण भी अपना तेवर दिखा रहे हैं। यूपी के दलित किसके साथ? संख्या के लिहाज से देखें तो ओबीसी के बाद यूपी में सबसे ज्यादा संख्या दलित समाज के लोगों की ही है। एक जमाने में मायावती दलित समाज की सबसे बड़ी नेता हुआ करती थी। ओबीसी मतदाताओं की तुलना में शेड्यूल कास्ट के वोटर्स एकमुश्त होकर मायावती को वोट देते थे, फिर चाहे वो शेड्यूल कास्ट की कोई भी सब कास्ट यानी उप जातियां हों। लेकिन 2014 के बाद हालात बदल गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती की बीएसपी का यूपी में खाता भी नहीं खुला और विकास के कॉकटेल से बीजेपी ने ऐसी लहर बनाई कि मायावती का दलित वोट बैंक खिल गया। यूपी में फिलहाल दलितों की आबादी करीब 21% है। इस 21% में सबसे बड़ी संख्या जाटवों की है। दलितों में जाटवों की हिस्सेदारी करीब 54% है। मायावती भी इसी जाटो समाज से आती हैं। इसके अलावा दलितों की 66 उपजातियां हैं, जिनमें 55 ऐसी उपजातियां हैं जिनकी आबादी ज्यादा नहीं। 21% को 2 भागों में बांट दें तो 14% जाटो हैं और बाकियों की संख्या 7% है। अगर इन बाकी 7% गैर जाटो दलितों की बात करें तो इसमें पासी 16%, धोबी, गोरी और वाल्मीकि 15% और गोंड, धानुक और खटी करीब 5% हैं। कुल मिलाकर पूरे उत्तर प्रदेश में 42 ऐसे जिले हैं जहां दलितों की संख्या 20% से ज्यादा है। पिछले दोनों लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और दूसरे दलों ने गैर जाटो दलित वोटर्स को लुभाने की कोशिश की, क्योंकि जाटो मतदाता अब भी काफी हद तक मायावती के साथ है। लेकिन इस बार बीजेपी के टारगेट पर जाटो वोटर भी हैं। जाटो वोटर इस बार काफी असमंजस में है और इसकी सबसे बड़ी वजह है अब तक मायावती का चुनावी कार्यक्रमों से दूर रहना। इस बार मायावती अब तक अपने घर के बाहर नहीं निकली और आज चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। साथ में 15 जनवरी तक सभी तरह की रैलीज और रोड शो पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव, वो काफी दिनों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शायद मायावती इस इंतजार में थी कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और बीएसपी का कैंपेन शुरू होगा, लेकिन अब अगले 1 हफ्ते तक तो कोई रैली या रोड शो नहीं हो पाएगा। ऐसे में सबसे ज्यादा चिंतित बीएसपी का कोर वोटर ही नजर आ रहा है।
मायावती का कोर वोटर जाटो समाज रहा है। गैर जाटो मतदाताओं में तो बीजेपी सेंध लगा चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। उस वक्त बीजेपी को गैर जाटो दलितों के 60% वोट मिले, जबकि 11% जाटो वोटरों ने भी बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। अगर बीएसपी की बात करें तो 68% जाटो वोटरों ने उसे वोट दिया, जबकि गैर जाटो दलितों के महज 11% वोट उसे मिले। कमोवेश यही पैटर्न 2017 के विधानसभा चुनाव में जारी रहा। बीजेपी को 24% दलित वोटरों का साथ मिला, जबकि बीएसपी को 23%। राज्य की 85 रिजर्व सीटों पर बीजेपी को 40% वोट मिले, जबकि बीएसपी को 24%। यही वजह है कि बीजेपी की सीटें 300 के पार पहुंची और बीएसपी 19 पर ही सिमट गई। पिछले विधानसभा चुनाव में तो मायावती फिर भी काफी एक्टिव थी, लेकिन इस बार जिस तरह अभी तक उन्होंने खुद को राजनीतिक रैलियों से दूर रखा है, उसके बाद बीजेपी के साथ साथ दूसरी पार्टियां भी दलित वोटों में सेंध लगाने में जुट गई हैं। खासकर कांग्रेस, जिसे पिछली बार भी करीब 18% दलितों ने वोट दिया था। कुल मिलाकर लड़ाई ब्राह्मण, ओबीसी और दलित वोटर्स को ही लेकर है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता तो पहले ही अपना मन बना लेता है और एक मुश्त वोट करता है।